विहार कॉलोनी में शांतम्मा और रमन नाम का एक जोड़ा रहता था। उनके दो बेटे थे, हरि और सागर। सभी के अपने काम पर निकल जाने के बाद शांता अपनी चाय का कप लेकर टीवी देखने बैठ गई। हर जगह लूटपाट चल रही है। दिन रात का फर्क किए बगैर डकैत खुले आम घूम रहे हैं। अगर आपको किसी भी आदमी पर शक हो तो तुरंत 100 डायल करके पुलिस को खबर करें। ये खबर सुनकर शांतम्मा चिंता में पड़ जाती है। जब शरीर अच्छा खासा काम करता है तो ये लोग काम क्यों नहीं करते? डकैती करते हैं लोगों के घर पर। हम कब तक इन डकैतों से यूं ही डरते रहेंगे? ऐसा सोचकर उसने टीवी बंद किया और किचन में जाने ही लगी थी कि तभी बड़ा बेटा हरीश घर पहुंचा। उसने अपनी पसंद की एक लड़की झांसी से शादी कर ली थी और उसे घर ले आया था। शांतम्मा ने तुरंत अपने पति को बुलाया। रमन बेडरूम से बाहर आया और अपने बेटे और लड़की दोनों को माला पहने देख चौंक गया। ये क्या है? मुझे झांसी बहुत पसंद है। मुझे पता था आप इस रिश्ते के लिए नहीं मानोगी, इसलिए मैं उसे शादी करके घर ले आया। ये सुन शांता ने झांसी की ओर देखा। झांसी ने उसे नमस्ते किया, लेकिन पैरों में झुककर आशीर्वाद नहीं लिया। रमन को लगा कि अब वहां खड़े रहना अच्छा नहीं है, इसलिए वो तुरंत बेडरूम में चला गया। मुझे तो ये झांसी की रानी नहीं, नकचढ़ी रानी लगी। तुमको कैसे पसंद आई? माँ, ये तुम्हारी बहू है, नकचढ़ी रानी नहीं बल्कि इंस्पेक्टर झांसी की रानी। क्या तुमने पुलिस इंस्पेक्टर से शादी की? इतना कहकर वो अचानक से सोफे पर बैठ गई। उसकी हालत देखकर झांसी मुस्कुरा दी और अपने बेडरूम में चली गई। कुछ देर बाद रमन वापस हॉल में आया और जाकर शांता के बगल में खड़ा हो गया। शांता, शांता। शांता एक झटके से उठी और अपने पति की ओर देखा। रमन ने उसकी ओर देखकर उसे शांत करने की कोशिश की। फिर झांसी बेडरूम से निकलकर अपनी इंस्पेक्टर की यूनिफॉर्म में फोन पर बात करते हुए, पहले उस सास को थाने लेकर जाओ। जब उसे 4 डंडे पड़ेंगे तो सच सामने आ जाएगा। इन सासों के पास और कोई काम नहीं है क्या? बेवकूफी भरे काम करती रहती है। उन्हें मेरी जैसी बहू मिलनी चाहिए थी। चुपचाप अपना मुंह बंद कर लेते। उसकी बातें सुनकर शांता और भी परेशान हो गई। ऐसा लग रहा है कि ये मुझे ही सुना रही है। मैं इसके मामलों में अपनी टांग क्यों अड़ाऊं? अगर मैं चुपचाप अपना काम करूं और थोड़ा सा खाना ज्यादा पकाऊं तो सब ठीक रहेगा। झांसी शांता को देखते हुए घर से निकल जाती है। ये क्या है? मैंने सोचा था कि जो लड़की हमारे घर में आएगी वो घर के काम करने में मेरी मदद करेगी, लेकिन हमारा बेटा तो ऐसी बहू लाया है जो मुझे घूरते हुए बाहर जा रही है घर से। हाँ, ये क्या हो गया? कोई बात नहीं शांता, वो हमारा बेटा है और झांसी अब हमारी बहू। हम जो भी करते हैं उन्हीं के लिए तो करते हैं, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना बस। इससे हमें एक ही फायदा होगा जी, हमें चोरी का डर नहीं रहेगा। इंस्पेक्टर का घर जो ठहरा। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे और झांसी के पास घर का कोई काम करने के लिए समय नहीं होता था। वो घर आती थी और फिर बाहर चली जाती थी। हमेशा बिजी रहती थी और शांता को बाकी सभी काम करने पड़ते थे, इसीलिए वो हर समय बड़बड़ाती रहती थी। देखो, इससे पहले कि हमारा दूसरा बेटा सागर भी इसी तरह किसी को घर ले आए, हम अपनी पसंद की लड़की से उसकी शादी करवा देते हैं जो घर पर रहे और घर की देखभाल। ठीक है, तो एक ऐसी लड़की की तलाश करो जो हमें पसंद आ जाए, लेकिन ध्यान से दहेज की बात ना करना, क्योंकि हमारे घर में अब एक पुलिस इंस्पेक्टर है। शांता ने सब बातों को ध्यान में रखकर सागर की शादी संध्या से तय कर दी। संध्या ने जब इंस्पेक्टर झांसी को वहां देखा तो वो बहुत खुश हुई। दरअसल वो भी पुलिस ऑफिसर बनना चाहती थी, लेकिन उसके माता पिता के हालात अच्छे ना होने की वजह से संध्या आगे नहीं बढ़ सकी। फिर एक रात मुझे झांसी दीदी को देखकर अपना पुलिस इंस्पेक्टर बनने का सपना याद आ गया जी। कितनी फिट है। संध्या, तुमको माँ के हर काम में मदद करना है और उनका ख्याल रखना है। फिर कुछ सोचेंगे इस बारे में। संध्या सास की इच्छा के हिसाब से सारा काम करने लगी। सुबह उठकर वो पूरे घर को साफ करती, फिर सामने पानी छिड़ककर रंगोली बनाती, फिर रसोई में जाकर सभी के लिए गरम गरम चाय बनाती। छोटी बहू को देख सास बहुत खुश हुई। ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक दिन 2 चोरों की नजर शांता के घर पर पड़ी और घर को देखकर वो दोनों बातें करने लगे। इस घर में घुसे भीमा? मुझे लगता है कि ये एक बैंक मैनेजर का घर है।
बहुत सारा सोना और गहने होने चाहिए। चलो इस घर को लूटने का भी प्लान बनाएंगे, लेकिन आज नहीं। आज हम उस घर को लूटेंगे जिसके बारे में पहले से तय है। ऐसा बोलते हुए दोनों चोर गुजर जाते हैं। अगले दिन सागर अपनी माँ के पास आया जो सोफे पर बैठी थी। माँ, मैं संध्या के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। क्या संध्या माँ बनने वाली है क्या? मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। उसकी देखभाल करने में मुझे बड़ी खुशी होगी। बेटा बोल। वो बात नहीं है माँ, संध्या का सपना है पुलिस ऑफिसर बनने का। क्यों ना हम उसका ये सपना पूरा करने में उसकी मदद करें। सुनते ही शांतम्मा सकते में आ गई और मुंह खोले चुपचाप सोफे पर बैठी रह गई। फिर भौएं तानकर बोली, हे भगवान, पहले से ही मुझे एक पुलिस इंस्पेक्टर के साथ मुश्किल हो रही है, अब दूसरी भी पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहती है। एक और पुलिस इंस्पेक्टर मुझे इस घर में नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आप नहीं चाहती हैं तो मैं संध्या को बता दूंगा। उसने संध्या को समझाया, लेकिन संध्या को मायूसी हुई। सागर को भी इस बात का बुरा लगा। फिर उसे शाम को चलने वाले कॉलेज के बारे में पता चला। उसने उस कॉलेज में संध्या का दाखिला करवा दिया। दोनों ने किसी को भी इस नाइट कॉलेज के बारे में नहीं बताया। संध्या पूरी कड़ी मेहनत से पढ़ती और सुबह पहले की ही तरह घर के काम करती। सास भी उससे खुश थी। अचानक एक दिन नाइट ड्यूटी के समय झांसी ने सागर और संध्या को देख लिया। उसने उनसे देर रात बाहर होने के बारे में पूछा। तब संध्या ने उसे अपनी क्लासेस के बारे में बता दिया। झांसी ने उसे ऑल द बेस्ट कहा और उन्हें हर जगह लूटपाट करने वाले डकैतों के बारे में सावधान रहने को भी कहा। फिर सागर और संध्या घर चले गए। दिन बीतते जा रहे थे। संध्या एग्जाम्स के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी और आखिर एग्जाम का दिन आ ही गया। वो शांता को बताने गई कि उसे बाहर जाना है। आज मुझे कहीं बाहर जाना है और मैं अपने मम्मी पापा से भी मिलकर आऊंगी। हाँ बहू, खुशी से जाओ, ध्यान से आ जाना। उसने सास ससुर का आशीर्वाद लिया और घर से निकल गई। फिर जाकर उसने एग्जाम दिया और शाम तक घर वापस आ गई। मम्मी जी, पापा जी, आइए चाय पी लीजिए। काम हो गया तुम्हारा? हाँ मम्मी जी, हो गया। बताइए शाम के लिए क्या बनाऊं? आप क्या खाना चाहेंगी? मेरे लिए तुम इडली बना देना और पापा के लिए डोसा। झांसी और उसके पति से पूछ लो उन्हें क्या खाना है। ये सुनकर वो इंस्पेक्टर झांसी के कमरे में पूछने के लिए गई। संध्या का एग्जाम का रिजल्ट आ चुका था और वो पास हो गई थी। वो भी पुलिस ऑफिसर बनने जा रही थी। वो ये खबर अपने ससुराल में सबको देना चाहती थी और सही मौके का इंतजार कर रही थी। संध्या उस रात नाइट ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार हुई। झांसी भी अपनी ड्यूटी पर निकल गई। उस रात एक लुटेरा दीवार से कूदकर अंदर आ गया। वो शांता के घर को लूटना चाहता था। चोर घर में घुसा और उसने फ्रिज खोल कर देखा। फ्रिज में तरह तरह का खाना देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और मुर्गे की भुनी टंगड़ी निकालकर खाने लगा। खटपट की आवाज से शांता की नींद खुल गई और वो जाग गई। लगता है घर में चोर घुस आया है। इस समय इंस्पेक्टर झांसी भी घर पर नहीं। मुझे संध्या को जगाना चाहिए। जब सास ने धीरे से दरवाजा खोलकर देखा तो देखा कि चोर फ्रिज के सामने खड़ा खा रहा है। संध्या भूल गई कि वो वर्दी में है और उसने चोर को धर दबोचने की सोची। तभी दूसरी तरफ से झांसी भी घर आ पहुंची। उसी समय सास भी हॉल में आई। काफी देर तक उसे अंधेरा होने के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर उसने बत्ती जलाई। दोनों बहुएं हॉल में थीं। उसकी नजर चोर पर नहीं बल्कि वर्दी में खड़ी दोनों बहुओं पर पड़ी और वो चौंक गई। संध्या, तुम इस वर्दी में हो? संध्या ने उसे जल्दी में बात समझाने की कोशिश की। तब तक चोर घर लूटकर भागने की कोशिश करने लगा। दोनों बहुएं उसके पीछे दौड़ी और चोर को पकड़ लिया। फिर उन्होंने तसल्ली से पूरी कहानी सास को बताई और उसे बहुओं पर बड़ा गर्व हुआ। राजैया नाम का एक किसान था। वो एक मेहनती आदमी था और सभी उसे उसके लंबे बालों वाली पत्नी के पति के रूप में पहचानते थे। गांव में हर कोई उसे अच्छी तरह जानता था। बाद में लोग उसे राजैया बुलाने की बजाय लंबे बाल वाला राजैया कहने लगे। उसकी पत्नी दिखने में कोई बहुत खूबसूरत महिला नहीं थी, लेकिन उसके बाल बहुत लंबे थे और उसके बाल ही उसकी खूबसूरती थे। वो अपने बालों पर बहुत गर्व महसूस करती थी। वो बहुत सारे पैसे बालों पर खर्च भी करती थी। उसका बेटा विनोद खेतों में अपने पिता की मदद करता था।
ये क्या पापा, मैंने आपसे कहा था कि बैंक जाकर कुछ पैसे निकाल लाइए, लेकिन आप अभी तक यहीं पर हैं, नहीं जाएंगे? मुझे बैंक से पैसे लाने में डर लग रहा है बेटा। मुझे उस किराने की दुकान की मालिक की चिंता है। अगर उसने मुझे बीच रास्ते में ही रोक लिया और सारे पैसे ले लिए तो क्या करूंगा? अभी नहीं तो बाद में कभी ना कभी तो हमें उसे पैसे देने ही होंगे, नहीं तो वो तेल, शैम्पू और माँ की जरूरत की चीजें नहीं देगा। अगर माँ को वो चीजें नहीं मिली तो वो हमसे लड़ाई करेगी, और वो तो और भी मुश्किल होगा ना। जो भी हो, हम तो दोनों तरफ से ही मरेंगे बेटा। हाँ पापा, हम कुछ भी नहीं कर सकते। इतना कहकर राजैया कुछ पैसे लेने बैंक चला जाता है और घर पर विनोद कुछ हिसाब किताब करने लग जाता है। इसी बीच माँ अपने बाल हाथ से सहलाते हुए विनोद के पास आई। बाबू विनोद, तुम्हारे पापा कहाँ चले गए? पापा बैंक गए हैं। क्या आपको उनसे कोई काम था? मैं दुकानदार के पास गया था माँ, और उससे बोल दिया कि आपसे कोई पैसे नहीं मांगे, और मैंने उसे ये भी बता दिया कि हम हर महीने के आखिर में सब पैसा देंगे। विनोद की बात सुनकर वो चुपचाप अंदर चली गई और विनोद कुछ और हिसाब करने में लग गया। इस बीच पिता घर आता है और आकर सोफे पर बैठ जाता है। उसके पीछे पीछे दुकानदार खिटैया भी आ जाता है। लंबे बाल वाले राजैया, क्या तुम घर पर हो? मैं घर पर ही हूँ। मैंने अभी तुम्हारे पास आने की सोची थी, लेकिन तुम आ गए, अच्छा ही हुआ। तुम क्यों परेशान होते हो? अगर तुम चिड़िया के हाथ भी संदेशा भेज देते तो भी मैं आ जाता। चतुर लोमड़ी की तरह तुम हमेशा हमारे घर पर आंख लगाए रहते हो, तो चिड़िया या कुछ और भेजने की जरूरत ही क्या है? विनोद, तुम्हारी बातों का तो क्या कहना। वैसे विनोद की शादी की उम्र हो गई है, क्यों ना तुम उसके लिए एक ऐसी लड़की ढूंढो जिसके लंबे बाल हो, ताकि सास बहू, हाँ, जिससे कि तुम्हारी आमदनी दुगनी हो जाए और तुम दो दो खाते खोल लो, एक मेरी पत्नी और एक मेरी माँ के लिए। और यहाँ मेरे पिताजी मेरी माँ को तेल लगाएं और मैं अपनी पत्नी को, जैसे कि हमारे पास कोई और काम नहीं। ऐसी बात नहीं है बेटा, ऐसी बात नहीं है। वो अभी कुछ बोलने ही वाला था कि राजैया ने अपना बटुआ निकाला और उसे पैसे देने लगा। ये पकड़ो। वो पैसे लेता है और चला जाता है। इस बीच वे दोनों विनोद की शादी के बारे में सोचने लगते हैं। थोड़े ही दिनों में वे छोटे बाल वाली एक गरीब लड़की रावली के साथ उसका रिश्ता तय कर देते हैं। कुछ दिनों के बाद सुभद्रा के घर एक नई दुल्हन आती है। एक दिन बहू और सास दोनों बाहर जाने का प्लान करती है। रावली जल्दी से तैयार हो जाती है और अपनी सास के पास आती है। आपको तैयार होने में कितना समय लगता है? आप कोई नई दुल्हन तो है नहीं। तुम हो छोटे बालों वाली पोनी टेल गर्ल, मगर मेरे इतने लंबे बाल हैं और इन बालों को सहेजने में बहुत समय लगता है, और तुम्हारे तो जरा से बाल हैं। मेरा वो मतलब नहीं था सासू माँ। अब तुम्हारा कुछ भी मतलब हो, इतने लंबे बालों को सेट करना कोई आसान बात तो है नहीं, जितना तुम सोचती हो। बरसों से हैं मेरे लंबे बाल, पर इस उम्र में इतने लंबे बालों की जरूरत ही क्या है? इसे तो गंजा ही रहना ठीक है। क्या बोल रही हो पागल लड़की? मेरे बालों की वजह से तुम्हारे ससुर एक व्यापारी के परिवार का पेट भर रहे हैं। वैसे ये बात कभी अपने ससुर जी के सामने ना कहना, वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। और आज के बाद जब भी मेरे बालों के बारे में बात करो तो सोच समझ कर। हाँ, मैं समझती हूँ। मैंने ससुर जी को आपके लंबे बालों के बोझ तले दबे हुए देखा है। आपके सच में बहुत लंबे बाल हैं। हाँ हाँ, तुम्हें तो मेरे बालों से जलन हो रही है, और तुम मेरे लंबे बाल देखकर ये बात पचा नहीं पा रही। मुझे आपके बालों से कोई ईर्ष्या नहीं और न ही कोई बुरा इरादा है। बस मुझे अपने बालों के कारण किसी को परेशान करना पसंद नहीं। तभी फोन की घंटी की आवाज सुनाई दी और रावली कॉल उठाने चली गई। हेलो, क्या मैं जान सकती हूँ आप कौन बोल रहे हैं? बेटा रावली, तुम्हारी चाची। मैं प्रोग्राम में तुम लोगों के आने का इंतजार कर रही हूँ। क्या तुम लोग नहीं आ रहे? घर पर सब ठीक तो है ना? सब ठीक है। हम तो आना ही चाह रहे थे चाची जी, लेकिन सासू माँ पड़ोस के गांव चली गई। वो जैसे ही लौट आएंगी हम आएंगे। प्रोग्राम अब खत्म हो गया, तुम लोगों को यहाँ आने की अब जरूरत ही नहीं। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। लेकिन सुभद्रा ने सारी बातचीत सुन ली थी और गुस्से में अभी फोन पर किससे बात की? जब मैं घर पर ही थी तो क्यों बोला कि मैं पड़ोस के गांव गई हूँ? चाची जी ने अभी फोन किया और पूछ रही थी कि हम उनके यहाँ प्रोग्राम में क्यों नहीं आए। अगर उनको पता चलता कि आप सुबह से अपने बालों को सजा रही थी तो वो बहुत हंसती।
इसीलिए बोला मैंने ऐसा। अब मैं तैयार हूं, चलो अब चलें। हम कहाँ जाएंगे अब? प्लेट साफ करने जाएंगे क्या वहां पर? ऐसे क्यों बोल रही हो? और क्या बोलूं? प्रोग्राम तो खत्म भी हो गया ना सासू माँ। मैं भी कपड़े बदलूंगी। तुम थोड़ा तेल लेकर आओ और मेरे बालों की मालिश करो, समझ गई? मुझे जरूरत है, सिर दुख रहा है मेरा। इतना कहकर सुभद्रा अपने कमरे में चली गई। रावली लाए हुए तेल से सुभद्रा के बालों की मालिश करने लगी। लंबे बाल होने के कारण रावली के हाथों में दर्द होने लगता है। तो सुभद्रा, ये कैसे बालों की मालिश कर रही हो? थोड़ा ठीक से करो, सिर में दर्द हो रहा है। मेरे भी हाथ दर्द हो रहे हैं, मैं थोड़ी देर बाद आकर फिर कर दूंगी। ठीक है ना सासू माँ? कुछ खाने से तो तुमको थकान नहीं होती, जब मालिश करने की बात आती है तो थक जाती हो। नहीं सासू माँ, मैं सच कह रही हूँ। तुम मेरे सिर की मालिश करने से बच नहीं सकती, मालिश के बाद ही यहां से जाओगी। बार बार कहने के बावजूद वो उसकी नहीं सुनती, क्योंकि सचमुच उसके हाथ दर्द हो रहे थे। लेकिन सुभद्रा अड़ी रहती है और वो फिर उसके बालों की मालिश करना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद सुभद्रा सो गई। तब रावली ने एक रेजर से सुभद्रा के बालों को शेव करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो उससे त्रस्त हो चुकी थी। अगले दिन जब सुभद्रा उठी तो उसे अपना गंजा सिर महसूस हुआ और वो सोच में पड़ गई कि ये क्या हो गया। उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था। वो नहीं जानती थी कि किसने किया। उसने रावली को बुलाया। रावली डरी हुई आई। सुभद्रा उस पर चिल्लाने लगी और रावली बोली कि उसे नहीं पता कि ये किसने किया है। लेकिन सुभद्रा ने अपनी बहू को उसके गंजे सिर के लिए दोषी ठहराया। अब मैं बाहर कैसे जाऊंगी और दुनिया को अपना मुंह कैसे दिखाऊंगी? चिंता मत करो सासू माँ, अब जब भी बाहर जाओ तो इस विग को लगा लेना। रावली सुभद्रा को सलाह देती है और उसके पास विग का उपयोग करने के अलावा कोई चारा भी तो नहीं था, क्योंकि सुभद्रा को सभी लंबे बालों वाली सुभद्रा के नाम से जानते थे। एक दिन एक चैनल वाले सुभद्रा से उसके लंबे बालों के बारे में इंटरव्यू लेने आते हैं और एंकर उसका इंटरव्यू लेने लगती है। तो मैम, आपके लंबे बालों का क्या राज है? आप अपने बालों को बढ़ाने के लिए क्या लगाती हैं? सुभद्रा अपने विग को लेकर चिंता में थी और वो बेहद सावधान भी थी कि कहीं ये पता न चल जाए कि उसने एक विग लगा रखा है। तभी कहीं से एक मधुमक्खी उड़ती हुई आती है और उसके विग पर बैठ जाती है। सुभद्रा को अपने विग को एडजस्ट करते हुए देखकर रावली दौड़ती हुई आती है और वो विग निकाल देती है। ये देखकर टीवी चैनल की एंकर सरपट भाग जाती है। सुभद्रा अपनी बहू को सिर्फ घूरती रह जाती है।